कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग सभी तैयारी में तन मन से जुटे होंगे। और मैं आशा करता हूँ और साथ ही साथ कामना भी करता हूँ कि आप सभी बहुत जल्द कामयाब हो जाएं, अपनी मंजिल को बहुत जल्द प्राप्त कर लें, अपने माता पिता और समाज, गांव सबका नाम रोशन करें और जीवन में खूब खुशियाँ मिले। तो इसी शुभकामनाओं के साथ चलते हैं। आज के इस क्लास में हम देखते हैं 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। बिल्कुल सही सुना आपने, सबसे पहला चार्टर अधिनियम 1793 ही है। इसके बाद 1813 चार्टर अधिनियम, इसके बाद 1833 चार्टर अधिनियम, 1853 चार्टर अधिनियम और 1858 से शुरू होता है भारत परिषद अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। यानी चार्टर अधिनियम कहने का मतलब है कि जब ब्रिटिश पार्लियामेंट जो पारित कर रही थी अधिनियम को, उसको चार्टर अधिनियम कहा गया। समझे, ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सबसे पहले यानी कहोगे क्या कंपनी यहाँ पर कंट्रोल होने लगी थी? तो हाँ, 84 से ही लगभग कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, कंपनी के पावरों को सीज कर रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो धीरे धीरे ब्रिटिश पार्लियामेंट यहाँ दबदबा दिखा रहा था। तो अपना पहला यानी कि कंपनी के अधिनियमों को नवीनीकृत किया गया, मॉडिफाई कर दिया गया, अपने कंट्रोल में लेकर। तो पहला चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी से शुरू होता है और ये हालांकि कहीं कहीं पर आपको किताबों में 1813 से स्टार्ट करता है, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम की क्या विशेषता है? तो ज्यादा भी नहीं है इसमें, बस 2-3 पॉइंट है, इसको देखना है। और लेकिन 2-3 पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, अपने आप में बड़ा मायने रखता है। कि सबसे पहला है कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। आपको पता है कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, याद होगा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही यहां अभी शासन में है, समझे। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आया था तो महारानी एलिजाबेथ से 15 वर्षों के लिए भारत के साथ सामुद्रिक व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त किया था। लेकिन धीरे धीरे वो देखा कि ठीक ठाक है, यहां शासन हम कर सकते हैं, समझे, शासन कर सकते हैं हम, यहाँ के राजा महाराजा को फोड़ के भारत में रह सकते हैं। भारत में राजा का, जमींदारों का शासन चल रहा है, सामंती प्रथा है, दबदबा है जमींदारों का, तो जिसका शासन चल रहा है उसी को हम मिला लेंगे। और जहां हमको व्यापार करना है, अगर अगला जमींदार, अगला राजा हमको नहीं करे देगा तो हम उसको इससे लड़वा देंगे। हमारा कुछ नहीं जाना है, हमको नहीं लड़ना है, दो को लड़वाना है, सिर्फ हम हथियार दे देंगे, जैसे अमेरिका करता है। वो किसी से लड़ता नहीं, किसी एक को अपने पक्ष मिला के उसको हथियार देते रहेगा, तो उसका बिजनेस होता है। तो ये कंपनी भी बिजनेस ही तो कर रही थी, लड़वा करके। तो धीरे धीरे लगा, जैसे 57 में युद्ध किया, प्लासी का 64 में आपने जो देखा कि जिस प्रकार से 64 में वो जितना कूटनीति युद्ध के तहत जो है बहुत बड़ी जीत हासिल किया और वहां पर अपना उसने बड़ा ब्रेन लगाया, खोपड़ी लगाया। उसके बाद से उसका मन बढ़ने लगा कि भाई अब हम भारत में शासन करेंगे। इसके लिए लिखित संविधान लाया वो कंपनी के लिए 73 में रेगुलेटिंग एक्ट, समझे। तो उसी के बाद जो है यहाँ 93, लेकिन बाद में धीरे धीरे कंपनियों पर नजर लग गया ओकरे पार्लियामेंट के, 84 में बीज बो दिया इसको हटाने के लिए। तो खैर 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया, 20 वर्षों तक के लिए। अभी तो व्यापारिक एकाधिकार भी है, बाद में तो इसको खत्म कर देता है ब्रिटिश पार्लियामेंट, समझे। तो उसके बाद क्या है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, याद होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, मैंने आपको बताया था। अगर आप पहला वीडियो देख रहे हैं तो मेरे पिछले वीडियो को भी देखिए, जो शुरू से दम बताया गया है, समझे। नियंत्रक मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल, जिसका व्यवस्था कब हुआ था? नए निकाय के तौर पर 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। सही बता रहे हैं आप, समझे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसमें सदस्य संख्या 6 थी और नियुक्ति वहां के इंग्लैंड के सम्राट करते थे। बाय द वे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं अन्य कई अंग्रेजों को वेतन जो है, बस देखिए 1793 ईस्वी, समझे। 1793 ईस्वी में कहा हो रहा है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को, इसके मेंबर को और यहां पर कई अंग्रेजों को जो है पेमेंट जो किया जा रहा था, वो कहां से किया जा रहा था?
तो भारतीय राजस्व से देने का व्यवस्था हुआ। ये लीजिए, यहीं से अब देगा, भारत के राजस्व से देगा। मतलब का काम करे इंग्लैंड के और वेतन खाए भारत के। बाजीबा, मतलब तो ये हुआ कि कोई अगर बफर सिस्टम में कोई आया, भाई स्टाफ लोग आए, तो पूरी चलावे फलाना जी के हैं, अब पेमेंट मांगे जाएगा वो पड़ोसी वाला में से कि भाई हम पूरी चलाएं, तो भाई जेरा घर चलाए हैं उससे मांगे। मतलब शादी विवाह का अभी चल रहा है माहौल, माने हलवाई काम करे मोहन घर और पेमेंट मांगे जाए पवन घर। बाजीबा, भाई मोहन घर किया तो मोहन घर, लेकिन 1793 तो वही है कि काम करेगा इंग्लैंड के नियंत्रक मंडल और पेमेंट कहां से लेगा? तब पेमेंट लेगा भारत के राजस्व से। कंपनी से काहे नहीं ले रही थी पेमेंट? क्योंकि कंपनी तो कह रहा था हमारा तो अपना मंडल है, निदेशक मंडल है, तुम तो जानबूझ के यहां लाए हो तो तुम समझो। तो अंग्रेजों ने कहा किया कि धीरे धीरे देखा कि देखते हैं, मतलब भारत में हम धीरे धीरे कब्जा जमा रहा है। एक बार में कब्जा नहीं किया, जैसे हम लोग हड़बड़ाते हैं ना, कंपटीशन की जब तैयारी करते हैं तो लगता कि एक दिन में रट लें और दूसरा का दिन में एकदम डबल स्टार यहां लगा लेगा तुरंत भर में। आज एकदम शुरू किए, आज एकदम रात भर में रट लें और दूसरा का दिन एकदम जा करके फॉर्म भर के, और तीसरा का दिन परीक्षा, और चौथा दिन घरे ज्वाइनिंग लेटर, और पांचवा दिन एकदम स्टेटस लगा रहे हैं कि क्या बोलते हैं, रंगदार वाला, दबदबा वाला पूरा एकदम लगा रहे हैं, और छठा दिन जाके ड्यूटी कर रहे हैं। इतना हड़बड़ाए रहते हैं तैयारी में, जहां से मिल जाए, जितना जल्दी मिल जाए, कभी ये क्लास, कभी वो क्लास, कभी उस सर का बैच, कभी वो सर का बैच। कोई किसी आके कह दिया पता हो तेरा फलना सर बहुत अच्छा बता रहे थे, तेरी का फलना सर के बैच खरीदाएगा। फिर कह दिया अरे रे यार तोरा नहीं पता, फलना सर के बैच से पता है अभी इन सब 50 को बना दरोगा, फलना सर के बैच। कूदते कूदते तैयारी बिना मूछ के हो रहा था, और कूदते कूदते जो है मूछ दाढ़ी सब पक तक गया। ये हाल हो जाएगा। इसीलिए स्थिर रहिए, समझे? मैं कहता हूं स्थिर रहिए। इसी बात पर मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप तैयारी करते हैं, पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर बनाए रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। पानी कितना भी गहरा हो तू दरिया पर नजर रख। किनारा मिले ना मिले, किनारा मिले ना मिले, तू तैरने का हुनर रख। बस यही कहते हैं, अपने अंदर वो हुनर रखो। क्या जरूरी है हमको, वो आएगा कभी वो आएगा। आप अपने जब तैयारी करते हैं ना, तो पहले स्थिरता रखिए अपने अंदर, धैर्य रखिए अपने अंदर, नियंत्रण रखिए अपने अंदर। आपको जो बनना है पहले वो तय कीजिए। जरूरी नहीं है कि हम किसी को बताएंगे कि हमें ये बनना है। हमें जो बनना है हम जानते हैं, जो बनना है हम उसके तय करेंगे और सोच समझ करके हम पढ़ेंगे। हम तो प्रेफर करते हैं कि भाई बच्चों को ऑनलाइन से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है ऑफलाइन। मैं अभी भी जो कम्पिटिटिव क्लास पढ़ाता हूं अपने बच्चों को, तो मैं उनको भी कहता हूं कि ऑफलाइन पढ़ना बहुत अच्छा है। अच्छा खासा रनिंग कर रहा है हमारा कम्पिटिटिव क्लास का बैच, ऑफलाइन बैच। लेकिन ऑनलाइन भी आ रहे हैं, डिमांड है कि कंटेंट ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया जाए, तो मैं ऑनलाइन यूट्यूब पर अपना वीडियो डाल रहा हूँ। बाय द वे, हम चर्चा तो 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम कर रहे हैं, जिसमें ये देख रहे हैं कि अंग्रेज धीरे धीरे देख रहे हैं। पहले ना होता ना, मछली फंसाने जाते हैं तो जो फर्री होता है उसको दूर को फेंक के देखा जाता है कि इस तालाब में मछलियां जो है कि नहीं है, अब काय गो है, तो आता है जी और फेंका जाए, है जी और फेंका जाए, आओ ओकरा बाद जैसी सब मछलियां बाहर आती है तो जी जाल फेंका जाए। यही है। देखा कि देखते हैं, यहाँ पहले अंग्रेज देखा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी अपन मेंबर को भारतीय राजस्व से वेतन देने का व्यवस्था किया। कोई बोलेगा? तो कोई नहीं बोला। ये डायलॉग आजकल बड़ी वायरल है ना कि कोई बोलता ही रे, तो फिर बाद में यही अंग्रेज करने लगा कि कोई बोलता ही रे, अब शासन हम लोग चालू कर रहे हैं। कंपनी भी मटिया के देख रहे कि दूध हमरा तो व्यापार करवे करना, ये जे करे अपन। कंपनी भी समझ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, कि ओ कंधा हमारा बंदूक तुम लगा रहा है, लेकिन कुछ कर नहीं सकती है ना, सरकार है और अपने कंपनी है। ज्यादा कुछ बोलती ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उलूर जुलूर, तो पार्लियामेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को कहता कि चल साइड से। इसलिए शांत था, वो अपना फायदा देख रहा था। बिजनेसमैन अपना फायदा देखता है। तो पहला था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ाया कि ले तेरा 20 वर्ष का और लाइसेंस देते हैं। दूसरा कि
बोर्ड ऑफ कंट्रोल और अंग्रेजों को वेतन भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान किया, भारतीय राजस्व से। यानी भारत के संसाधन का दोहन होने लगा, भारत के आर्थिक संसाधनों को अंग्रेजों ने लूटना शुरू कर दिया, समझे, शोषण शुरू कर दिया। धन जो है ब्रिटेन जाने लगा। अब कंपनी के जो अधिकारीगण थे वेतन के तौर पर भारतीय का सारा धन लेके जा रहे हैं, तो धन का क्या करने लगा, शोषण करना शुरू कर दिया, भारत के संसाधनों का शोषण शुरू हुआ। अब इसी के तहत जो है 1867 में जो धन निष्कासन का सिद्धांत आया था, दादा भाई नौरोजी ने जो सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, समझे, ड्रेन ऑफ वेल्थ, दादा भाई नौरोजी। अब ये 1867 में ये सिद्धांत आया था, समझे, यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत आप कह सकते हैं, धन निष्कासन का सिद्धांत, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। तो कोई ये सवाल मत कर देना यार कि धन निष्कासन का सिद्धांत 1867 में आ रहा है, तो भाई ये तो व्यवस्था धन का निकालने के लिए तो 93 में हुआ, इतना लेट क्यों? तो भाई सुनो, 93 से शुरू हुआ तो तुरंत भारत कंगाल नहीं हो गया, समझ रहे हैं। उस टाइम तो भारत को एहसास नहीं आ रहा था, फीलिंगवे नहीं हो रही थी, समझ रहे हैं। तो धीरे धीरे जब लूटेलस यहाँ से शुरू हुआ और जब पूरा खखराए लगा, तब लगा कि भारत से सब संपत्ति को हाली हो गई है जी, कुछ है ये नहीं है, हो तेरी के। तब यहाँ दादा भाई नौरोजी जी हैं सिद्धांत दिए। हालांकि इनका जन्म जो है 23 में हुआ था, ये वाला चार्टर अधिनियम के बाद, समझे। तब सिद्धांत दिए कि अंग्रेज लोग जो है से शोषण कर रहा है, लूट रहा है, और इसका व्यवस्था 93 में कर दिया था लूटे के। खैर हमें क्या है, हमारे पूर्वजों ने लड़ाई किया और जमींदारों का, राजाओं महाराजाओं का गलती था, उसका भुगतना हमारे पूर्वजों ने, और उस दूसरा भुगतना हम लोग भुगत रहे हैं कि भाई क्या कहें, तय नौकरी पाने के लिए उन लोगों ने काका कांड किया, सब पढ़ना पड़ रहा है हम लोग को। ये अच्छा होता वास्को डिगामा भारत नहीं आता, ये अंग्रेज नहीं आते पीछे पीछे से, इतना अधिनियम नहीं पढ़ना पड़ता। बाय द वे चलिए, जब पढ़ ही पढ़ रहा है तो पढ़वे करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ 1867, दादा भाई नौरोजी, धन निष्कासन का सिद्धांत इसी से प्रभावित है, ये मैं कहना चाह रहा था। तो कंपनी का व्यापारिक विश्वास, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के और अंग्रेजों के वेतनों को भारतीय राजस्व से देने का प्रावधान, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कंपनी के लिए लिखित विधि, कंपनी के लिए लिखित संविधान का प्रावधान हुआ, लिखित संविधान, समझे। कंपनी के शासन के लिए लिखित संविधान कहेगा पहली बार तो 1773, समझ रहे हैं। और भारतीय क्षेत्रों में अगर कहेगा कि भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव की बात हो रही है, जड़ की बात हो रही है 1793। और अगर कहेगा कि पहली बार भारतीय ब्रिटिश क्षेत्रों में संवैधानिक रूपरेखा को स्पष्ट किया गया, तब 1813 में कहना है, 1813 में कहना है। कितना ईस्वी में कहना है? 1813 ईस्वी में। कंपनी के लिए कहेगा तो कंपनी के लिए लिखित संविधान 73। भारत, अब यहां पे कह देगा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधि द्वारा प्रशासन की नींव, तब 93। और पहली बार अगर कह देगा कि भारत में ब्रिटिश क्षेत्र की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट किया गया, तो 1813। और अगर कह देगा कि संविधान निर्माण के प्रथम संकेत मिला किस एक्ट में, तो 1833 में। ठीक है, सब अलग अलग है। कंटेंट को अगर बंधन के साथ पढ़िएगा तो बड़ा मजा आएगा, और भुलाइएगा नहीं। रटने का तो जरूरत नहीं पड़ेगा, रटना ही नहीं है। तो इसके बाद जो है, इसके बाद यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी भारतीय राजस्व से वेतन, दूसरा भारतीय क्षेत्र में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन, और तीसरा सभी कानूनों और विनियमों को व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया। यानी ये है, इसका मतलब ये हो गया कि कानून और विनियम, कानून जो बनता था इसका संदर्भ आप समझिए,
कि कोई कानून बन गया, अब उस कानून को जो है कि का अर्थ होता है ये समझे में नहीं आ रहा है किसी को, तो वो समझाने का अधिकार किसको मिला? न्यायालय को। कोई कानून में ऐसा कोई कानून बन गया और में एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है जिस शब्द का 2-3 अर्थ हो रहा है, तो लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है कि का कह रहे हैं आप, का मतलब एक समझे हम, तो उसको भी समझाएगा कौन? न्यायालय समझाएगा। न्यायालय समझे तो संविधान और कानून की व्याख्या कह सकते हैं आप इसको। ये व्याख्या करने का अधिकार न्यायालयों को दिया गया, अंतिम निर्णय यही दे रहा है। साथ ही साथ इसका मतलब ये भी हो गया कि यदि मान लीजिए कि कोई अगर कानून गलत बना दिया गया है तो न्यायालय इसको कह सकता है कि भाई सुनो, आपने जो कानून बनाया ना गलत है यार, थोड़ा उस पर ध्यान दो। तो ये अधिकार भी 1793 में ही दिया गया, न्यायालय को ला रहा है बीच में, आप समझे ना, न्यायालय को धीरे धीरे बीच में ला रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो कानून और विनियमों की व्याख्या का अधिकार, यानी कानून का जो शब्द है उसका क्या अर्थ होता है, माने किसी कानून की भाषा अगर अस्पष्ट होती है, नहीं उस भाषा का अर्थ पता है या दो अर्थ निकल रहा है, समझे। अब मान लीजिए कि हत्या पर कह देगा कि हत्या पर जो है, हत्या करने पर मृत्यु दंड दे दो उसको, मृत्यु दंड। अब सवाल ये है कि कोई ऐसा आदमी है जो मुर्गी की हत्या कर दिया, दूसरे व्यक्ति का मुर्गी का हत्या कर दिया, खेत में खाली प्याज कोड़ने के चक्कर में या आलू चोंच मार के खराब कर दिया होगा, अब वो मार दिया पत्थर से, अब मुर्गी मर गई तो वो हत्या के केस दर्ज कर दिया कि हमने मुर्गी की हत्या कर दिया। अब वहां उस पर आरोप लगा, उसको बुलावल गया, तो अब वो जो है से मृत्यु दंड उसको मिलेगा। तो उतने में कहेगा आदमी कि मुर्गी मारे में मृत्यु दंड, कोई लोग भी खड़ा हो जाएगा कि मुर्गी मारे में मृत्यु दंड, तो कहेगा हाँ लिखल है, तब विवाद हो जाएगा ना। कहेगा हत्या मतलब मुर्गी, अब यहाँ पर मुर्गी के हत्या पर मृत्यु दंड होगा कि किसी मनुष्य के हत्या पर मृत्यु दंड होगा, ये मामला समझे में नहीं आ रहा। तो ये समझाएगा कौन? न्यायालय। कहेगा नहीं जी, मुर्गी के मारे पर मृत्यु दंड नहीं है, यहाँ हत्या का मतलब मानव से है, किसी मानव को मारने पर मृत्यु दंड, यानी कि ये समझाएगा न्यायालय। तो यही मैं बता रहा हूं कि सभी कानून और विनियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को दिया गया, समझे। तो इस वक्त भी कौन थे यहाँ के गवर्नर जनरल? कौन था? तो इस वक्त भी लॉर्ड कर्नवालिस था। आपको पता है कि लॉर्ड कर्नवालिस 1786 से 1793 तक रहा, जो अपने साथ पावर लेकर के आया था, प्रधान सेनापति का प्रथम कमांडर इन चीफ था, जो अपने साथ अपने गवर्नर जनरल के परिषद के निर्णयों को निरस्त करने का अधिकार लेके आया था, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने लॉर्ड कर्नवालिस सबसे पहला प्रभावशाली शासक बन करके आया था। लॉर्ड कर्नवालिस भारत में आने के बाद बहुत कुछ काम किया, बहुत पॉजिटिव काम किया, भारत में भ्रष्टाचारी को उजागर किया, प्रशासन को बड़ा मजबूत किया, हर जगह पर नियुक्त किया, जिला न्यायाधीश की नियुक्त किया, पुलिस वगैरह की नियुक्ति किया। आपको बताते चलते हैं कि लॉर्ड कर्नवालिस ने 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को सिविल सेवा की स्थापना किया था, समझे। सिविल सेवा की स्थापना किया था। समझे, सिविल सेवा की स्थापना किया था, सिविल सेवा की स्थापना इसलिए भारत में भारतीय सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कर्नवालिस को कहा जाता है। लॉर्ड कर्नवालिस भारतीय सिविल सेवा के जनक, भारतीय सिविल सेवा के जनक, समझे, लॉर्ड कर्नवालिस। और इसलिए कहा जाता है कि ये पहली बार जो है भारत में इस तरीके का व्यवस्था किया था, अधिकारी लोग की नियुक्ति किया था। ये बात अलग है कि कोई अधिनियम वगैरह से प्रभावित नहीं था, क्योंकि इतना पावर लेके आया था कि कुछ भी ये कर सकता था गवर्नर। तो पहली बार ये भारतीय सिविल की बात हुई थी, पहली बार पुलिस की बात हो रही है, मैंने प्रशासनिक पदों का बात कर रहा है। ये कहीं पर कोई गुंडागर्दी हो रहा है, कहीं किसी के साथ अन्याय हो रहा है, उसका फैसला के लिए, उसको नियंत्रण के लिए अभी जो थाना वगैरह देख रहे पुलिस, ये
लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग की उपज है। और इसी के चलते बाद में जो भारत में जो है 1853 में इसकी नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा का प्रावधान किया गया। प्रतियोगी परीक्षा का आज आप आईएएस आईपीएस की जो बात करते हैं वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दिमाग का सोच है, यानी कि 21 अप्रैल 1793 ईस्वी को जो सिविल सर्विस का स्थापना किया उसका दिन है। हालांकि इसको बाद में अधिनियमित करने का प्रयास किया गया, 33 में इसको लावल गया था 1833 में, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने विरोध कर दिया कि क्या है मतलब सब पावरे सीज करेगा तुम, हम कुछ करेंगे तो हमरो जेल पकड़ डाल देगा। फिर 53 में जो है सब फाइनली इसमें भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा, पहले क्या होता था नॉमिनेट कर दिया जाता था किसी को भी पैरवी, तो 53 में कहा गया कि नहीं ये जो है प्रतियोगी परीक्षा होगा। 58 में कहा गया कि बिना भेद 1858 वाला में बिना भेदभाव के सिविल सेवा में जो है लोगों की भर्ती की जाएगी, भर्तियों की सेवा करल जाएगी, जिसमें आप जानते हैं कि सत्येंद्र नाथ टैगोर इसमें आईसीएस की परीक्षा में पास होने वाले पहले भारतीय हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जो वीडियो है बहुत अच्छा लगा होगा। 1786 का अधिनियम का बस 4 कंटेंट यहाँ लिखा हुआ था। कानूनों और विनियमों का व्याख्या का अधिकार न्यायालय को, भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव, और अंग्रेजों को वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने का बात हुआ। बस यही तो चीज है। अब 20 वर्ष के लिए अधिकार मिला, हर एक 20 वर्ष पर अब आना शुरू हो जाएगा। 1793 अब एक में 20 जोड़ दो 1813, इसमें 20 जोड़ दो 1833, इसमें 20 जोड़ दो 1853, अब कहोगे इसमें भी 20 जोड़ देते तब तो 73 हो जाता भैया, लेकिन यहाँ तो 58 आ गया बीच में। 58 में तक कारण आप जान रहे हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट चाह रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाएं ऐसे, तो 57 में जो है ऐसे कारण मिल गया। हालांकि 53 में मूड बना लिया था, 84 में उसका बीज बो दिया था, समझे, और 53 में मूड बना लिया कि भगाना है, लेकिन कोई कारण मिल नहीं रहा था, तो मिला फिर 57 कारण। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार के साथ राजनीतिक अधिकार भी खत्म कर दिया, व्यापारिक पहले और राजनीतिक स्टैंड, फिर अपने दबदबा बना लिया। तो उम्मीद है कि 1793 आपको बताया वो बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपने हमारे पहले कोई वीडियो को नहीं देखा है, जैसे कि 1600, 1726, 1773, 1781, 1784, 1786 और 1793 तो अभी देख रहे हैं, तो आप हमारे पहले वीडियो को भी इसी चैनल पर विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्यार दे सकते हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम आएंगे चार्टर अधिनियम 1813 और उसमें देखेंगे कि क्या बदलाव आया, बहुत अच्छे तौर तरीके से देखेंगे, बहुत अच्छे तौर तरीके से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर आप हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते जाइएगा, और अच्छा लगा होगा तो कमेंट करते जाइएगा। कौन सी बातें मेरी बहुत अच्छी आपको लगी वो बात भी आप लिख दीजिएगा। धन्यवाद। बहुत